जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं देखो बहुत विस्तृत वीडियो नहीं है, लेकिन मैं जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का क्लासिकल मॉडल है इसको लेकर के डिस्कस करूंगा। और सिर्फ समझाने के हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। जिन बच्चों ने क्लास ली थी मेरे हिसाब में उनको तो ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है ही। मोटे मोटे जो डिस्कशन है, चूँकि टाइम कम है और मैं कई कारणों से ये सारे वीडियोज़ नहीं बना पाया था। कोशिश करूंगा कि आपके जो कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं उनको मैं आप लोगों के साथ आज साझा करूं। देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे कौन कौन से? एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, मिल है, बॉकर है, कुछ एक ऐसे अर्थशास्त्री जो उस टाइम पर थे। फिशर, एजवर्थ, पिगू, ये सारे जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना है। और शुरुआत जो है क्लासिकल्स की एडम स्मिथ से मानी जाती है और वेल्थ ऑफ नेशन इनकी पुस्तक का नाम था। और मार्शल के टाइम पर ये पीक पर गई, जहाँ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक बुक उन्होंने लिखी। देखिए, क्लासिकल्स को आप इतना ही देखो। इसके बाद एग्जाम के हिसाब से ही आज मैं बता रहा हूँ, तो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ। आप लोग पहले अजम्पशंस को देखिए। अब जब हम अजम्पशंस की बात कर रहे हैं तो देखिए, पहली जो मान्यता है हमारी वो है मुक्त अर्थव्यवस्था यानी लेजिस्फेयर पॉलिसी, जहाँ देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेयर। ठीक है, सॉरी, यहाँ इसको आप लोग लो लेजिस्फेयर यानी अहस्तक्षेपवादी नीति, अहस्तक्षेप। तो इसको आप लोग अहस्तक्षेपवादी के लिए लिखिए, लेजिस्फेयर। और इसके बाद यानी अहस्तक्षेप का मतलब होता है देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंस, यानी सरकारी अहस्तक्षेप होता है आर्थिक क्रियाओं में। पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, मनी न्यूट्रलिटी यानी मुद्रा जो है तटस्थ होती है, मुद्रा की तटस्थता। मैंने पॉइंट्स इसलिए पहले लिख लिए थे क्योंकि टाइम खराब ना हो। ओवर प्रोडक्शन जो है इम्पॉसिबल होता है, यानी अति उत्पादन नहीं होता है, जैसा कि सेज लॉ में कहा गया। वेज रेट्स जो है नम्य होती है यानी फ्लेक्सिबल होती है, नम्य मजदूरी दरें। जब मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म होता है, यानी कीमत संयंत्र काम करता है, यानी डिमांड और सप्लाई की जो शक्तियाँ होती है, मांग और पूर्ति की, डिमांड एंड सप्लाई की, वो काम करती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। और जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसके साथ ही एक चीज़ और आप इसमें देख लो, ये क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। इस पॉइंट को यू कैन कट इट। और ये क्लोज्ड इकोनॉमी होती है यानी बंद अर्थव्यवस्था होती है, यानी देयर इज नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन एन इकोनॉमी। ये कुछ मान्यताएं थी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन को मैंने लिखा नहीं, मैं सिर्फ समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, क्लासिकल्स ने कहा था कि इकोनॉमी जो है पूर्ण रोजगार में होती है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट होता है लॉन्ग रन में। यदि शॉर्ट रन में थोड़ा बहुत यानी कोई अल्पकालीन बेरोजगारी रहेगी माना कि, तो अल्पकालीन बेरोजगारी को दे कैन कट इट थ्रू द वेज रेट्स। मतलब वेज रेट्स चूँकि नम्य होती है तो वेज रेट्स में कमी करके क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे और एम्प्लॉयमेंट के बढ़ाने से जो है दोबारा फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार की मान्यताओं के साथ पूर्ण रोजगार आगे बढ़ता है। इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लेना। अच्छा, तीनों बाजार के संतुलन को भी मैं बहुत डिटेल में नहीं, सिर्फ हल्के तौर पर ही समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, मनी मार्केट की स्थिति क्या थी। मैं क्लासिकल मॉडल भी समझाऊंगा बेटा, और हेरेट डॉमर और सोलो मॉडल को भी समझा दूंगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अभी तो कल अपना पेपर जो है लेट है, 3 बजे है, तो आप लोग यदि ये 4 टॉपिक भी अच्छे से रीड कर लोगे तो एग्जाम में आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। मनी मार्केट की हम लोग बात करें, मुद्रा बाजार की। देखिए, फिशर ने जो कहा था, मैं उस फिशर के अनुसार बता रहा हूँ कि मुद्रा की मात्रा जितनी बढ़ेगी ना, क्योंकि ये मनी न्यूट्रलिटी की बात करते थे, तो मनी सप्लाई जितनी बढ़ेगी जो कीमत स्तर है वो उतना ही बढ़ जाएगा। और मुद्रा का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ मनी जो है, यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी की बात करें यानी मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। मुद्रा की पूर्ति यानी मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो प्राइसें बढ़ जाएंगी और मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। ये आप डायग्राम देखोगे, यहाँ पर ये मुद्रा की मात्रा है एक्स अक्ष पर, दोनों डायग्राम में मुद्रा की मात्रा है, मनी सप्लाई है एक प्रकार से। और इसके अलावा इसमें, अच्छा, अजम्पशंस में एक चीज़ छूट गई थी, आप लोग चाहो तो 10वें नंबर पे लिख लो, सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड।
ये बेसिकली सप्लाई साइड थ्योरी थी। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी जो पूर्ति होती है वो अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। अच्छा, मैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसको पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस थ्योरी को समझें और एग्ज़ाम में एक्सप्लोर करें खुद को। आई थिंक ये यूज़फुल रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो तो अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको जैसे ही आप लोग ये डायग्राम बनाओगे तो मुद्रा की पूर्ति जैसे जैसे बढ़ रही है, कीमत स्तर भी उसी के अनुपात में बढ़ रहा है, और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो उसी के अनुपात में घट रही है। आप यहाँ पर ये देखोगे, पहले यहाँ वैल्यू ये थी, यहाँ 1/2 हो गई, 1/4 हो गई, यानी जैसे जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी जो कीमत स्तर है वो बढ़ जाएगा उसी अनुपात में, इसीलिए मुद्रा जो है तटस्थ होती है। अब हम लोग बात करें लेबर मार्केट की, यानी श्रम बाजार की। तो देखिए, श्रम बाजार, मैं तीनों बाजारों को समझा रहा हूँ, इसके बाद के जो डायग्राम है वो तो आप लोग बुक में से या मैंने क्लास में बताया उस हिसाब से देख सकते हो, बट मैं मोटे तौर पर जो बता रहा हूँ उसको आप लोग थोड़ा सा सीरियसली देखिएगा। देखिए, डिमांड जो होती है लेबर की वो W/P यानी मजदूरी की दरों पर निर्भर करती है, और इनका संबंध जो है ऋणात्मक होता है, और जो ऋणात्मक होता है यानी नेगेटिव होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। और ये जो होती है बेसिकली W/P वो MPPL यानी श्रम की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है, MPPL पर डिपेंड करती है। सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो धनात्मक रूप से संबंध होती है मजदूरी की दरों से। यहाँ पर ये जो W/P है वो क्या है, मजदूरी की दरें हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। DL और SL हो गए। आउटपुट है, अब ये किस प्रकार से डिटर्मिनेशन हो रहा है, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये X अक्ष पर रोजगार है और Y अक्ष पर जो है आपके वेज रेट्स है, यानी मजदूरी की दर है। ये मजदूरी की दरें हो गई, और इधर जो है उत्पादन हो गया आपके, और इधर आपके रोजगार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जहाँ ये दोनों इक्विलिब्रियम पर होंगे, ठीक इसी की सीध में जो है यहाँ पर उत्पादन और रोजगार का निर्धारण हो जाएगा। तो ये डायग्राम भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आपको बनाना ही है एग्जाम में। फिर हम लोग वस्तु बाजार की बात करें तो यहाँ जो है बचत और निवेश महत्वपूर्ण होते हैं, यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के माध्यम से ही इक्विलिब्रियम प्राप्त किया जा सकता है वस्तु बाजार में। जहाँ जो बचत होती है वो बेसिकली ब्याज दरों के साथ धनात्मक रूप से संबंध होती है, और ये फंक्शन बेसिकली आय का होती है। ध्यान रहे, ये फंक्शन तो आय का होती है, लेकिन ब्याज दरों के साथ ये धनात्मक रूप से संबंध होती है, और निवेश जो है इसके साथ ऋणात्मक रूप से संबंध होते हैं। और जहाँ ये दोनों बराबर होते हैं वहाँ रोजगार और ब्याज दरों का निर्धारण होता है। तो ये तो हो गया एक सामान्य सिद्धांत। अब इसकी जो आलोचनाएं हैं कीन्स की, तो क्रिटिसिज्म जो है, जितनी भी इसकी मान्यताएं थी ना, उसके बेसिस पर हम लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं। जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है नहीं होता है इकोनॉमी में, ये आप सब जानते हैं। ना परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, ये आप जानते हैं। दीर्घकाल नहीं होता है, सप्लाई जो है अपनी मांग खुद क्रिएट नहीं करती है। ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने क्लासरूम्स में भी लिखाए हुए हैं, आप लोगों के पास होंगे। अच्छा, ये वीडियो मैंने बेसिकली अपने खुद के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, क्योंकि मैं क्लास में उनको पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे हिसाब में उनको समझ में आ जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स जो है इसकी सहायता ले सकते हैं। बेटा, इसकी आलोचना आप लोग कीन्स के आधार पर पूरी करना। अच्छा, इन्होंने सिर्फ सप्लाई साइड को फोकस किया, इन्होंने फ्लेक्सिबल वेज रेट्स पॉसिबल नहीं है। मनी न्यूट्रलिटी जो है सिर्फ कीमत स्तर को प्रभावित नहीं करती है, मनी और भी फैक्टर्स को इफेक्ट करती है। तो ये कई पॉइंट है, इनके बेसिस पर हम लोग इसको ले सकते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।